ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक होगी। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ समेत तमाम नेता भी शामिल होंगे। दरअसल ये बैठक चुनावी राज्यों में जीत की रणनीति के लिहाज से ली जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस लगातार चुनावी राज्यों की बैठकें कर जीत की रणनीति बनाने में जुटी है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ की बैठक होने जा रही है। इसके पहले तेलंगाना के कांग्रेस नेताओं की बैठक भी हो चुकी है। बुधवार को दिल्ली में होने वाली इस बैठक में सीएम, पीसीसी चीफ, प्रदेश प्रभारी के अलावा मंत्री टीएस सिंहदेव, स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में जहां सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को लेकर भी चर्चा होगी, तो वहीं चुनाव के लिहाज से बनाई जाने वाली कमेटियों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में होने वाली नियुक्तियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी अहम विषयों में चर्चा की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष अरुण साव बैठक को लेकर तंज कसते नजर आ रहे हैं। अब अरुण साव जी के बारे में क्या बोलूं मैं, वो पहले अपने यहाँ तो कम से कम उड़ान योजना शुरू कर ले बिलासपुर में, तब कोई बात करे। जहाँ तक की बात है कि कल की बैठक जो हो रही है, इसके पहले भी चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों की बैठक, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कांग्रेस के लोगों के साथ बैठक आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी की उपस्थिति में तब बैठक दोनों हुई। बीच में राहुल जी विदेश यात्रा पे गए थे, अभी आए हैं, बैठक फिर हो रही है। तो जी, कल कुछ हमारे शीर्ष नेता, हमारे अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन जी खड़गे और राहुल जी मीटिंग लेंगे और उसमें स्टेट के कुछ सीनियर नेता भाग लेंगे और वहां पर जो चर्चा होगी उसके बारे में आपको बाद में हम बता देंगे। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी बैठक और कार्यक्रम करने का अधिकार है, पर जैसा आपने कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं में आपसी झगड़े चल रहे हैं, मुझे लगता है ये झगड़े निपटाने के लिए बैठक है। पर कांग्रेस में जिस प्रकार के सिर फुटबॉल की स्थिति है और जनता में कांग्रेस को लेकर जो आक्रोश है, तो इससे कोई फायदा, कोई हल नहीं निकलने वाला है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दिग्गजों की दिल्ली में होने वाली बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इसकी वजह बीते दिनों प्रदेश प्रभारी बनाम प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सामने आया विवाद है। यही वजह है कि विवादों की पृष्ठभूमि में होने वाली इस बैठक पर हर किसी की निगाहें टिकी है। बैठक से पार्टी कितनी संगठित और एकजुट होगी, ये तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन राहुल और खड़गे की मौजूदगी में होने वाली बैठक में गिले शिकवे दूर करने का अवसर जरूर मिलने जा रहा है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी के इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में आगामी विधानसभा का मानसून सत्र बेहद ही हंगामेदार रहने वाला है। भाजपा विधायक दल ने 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर अभी से ही रणनीति बना ली है। इस बार के मानसून सत्र में भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। सोमवार को हुई विधायक दल की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मानसून सत्र के हर दिन भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमलावर रहेगी। जिन मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें पीएससी घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला, राशन घोटाला, गौठान घोटाला आदि शामिल रहेगा। इस मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली इस कांग्रेस सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली है। हम इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश के सारे ज्वलंत मुद्दों पर पूरी बेबाकी के साथ में चर्चा करेंगे
तथ्यों के साथ में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस भूपेश सरकार के जमाने में जो कोल घोटाला हुआ है, रेत घोटाला हुआ है, राशन घोटाला हुआ है, पीएससी घोटाला हुआ है, सारे तथ्यों के साथ हम सदन में सारी बात को पूरी दमदारी के साथ रखेंगे। इधर भाजपा विधायक दल की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का हमारे नेता भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे। तो वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ये विपक्ष का अधिकार है, पहले भी ये अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, क्या हश्र हुआ देख चुके हैं। सरकार बहुमत के साथ चल रही है, इसका कोई असर सरकार पर नहीं होगा। चुनाव आखिरी है, 3 महीने बचे हैं, तब इनको अविश्वास प्रस्ताव की याद आई। हमारे लोग भी तैयारी करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव को मुंहतोड़ जवाब देंगे। 13 तो बचे हैं, 15 जीत के आए थे, 13 रह गए। ये तो विपक्ष का अधिकार है, लाए एक एक चीज का उनके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और पहले भी लोग ला चुके हैं और उनके अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र हुआ उसको जानते हैं। सरकार इतना बम्फार बहुमत के साथ चल रही है, इनके जो गिने चुने कितना 10-12 कितने हैं, गिनती भी घटते जा रहा है इनका, तो उसका क्या असर होगा सरकार के ऊपर। विधानसभा चुनाव के इस आखिरी सत्र को भाजपा आक्रामक तेवर दिखाना चाहती है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, मगर भूपेश सरकार के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कितनी सार्थक चर्चा होती है। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नियुक्ति विवाद को लेकर घमासान जारी है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आदेश को रद्द कर दिया हो, लेकिन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पीछे हटते दिखाई नहीं दिए हैं। मरकाम ने एक तरफ तो प्रदेश प्रभारी के आदेश को सर्वोपरि जरूर बता दिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रभारी महामंत्री को लेकर आदेश जारी नहीं किया गया है। यह गतिरोध प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के आदेश के 7 दिनों बाद तक बना हुआ है। इधर शैलजा ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि रवि घोष ही प्रभारी महामंत्री होंगे। इतना ही नहीं, पीसीसी में संयुक्त महामंत्री और सचिवों की ओर भी नियुक्तियां होंगी। नहीं, वो तो हो गया होगा, नहीं तो कर देंगे ये। रवि घोष जी का कहा था ना हमने कि क्योंकि उन्हीं को दिया हुआ था इन्होंने। पास रहेंगे संगठन और प्रशासनिक। ये देखो टेम्परेरी काम है, अभी टेम्परेरी काम है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आने वाले समय में हमने पार्टी में और नियुक्तियां भी करनी है, तो नियुक्तियों के साथ साथ प्रभार भी लोगों के फेरबदल जैसे होगा, तो अध्यक्ष जी इन चीज़ों को देखते हुए, सब बातों को देखते हुए उस समय एक साथ फेरबदल सारा हो जाएगा। रायपुर में नशा और नशे के बाद अपराध चिंता का विषय बना हुआ है। सार्वजनिक स्थान खासकर कि गार्डन इन नशेबान कारोबारियों और अपराधियों का अड्डा बन गया है। इससे आम लोग अपने परिवार और मित्रों के साथ यहां जाने से कतराने लगे हैं। गार्डन में असामाजिक तत्व खुलेआम नशा करते हुए और गाली गलौज करते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में बढ़ते क्राइम के मामले तब सही साबित होते नजर आते हैं जब सार्वजनिक स्थलों में इस तरीके की दृश्य देखने को मिलती है जो पूरी तरीके से असामाजिक है। यह नगर निगम रायपुर का गार्डन है जहां पर स्टूडेंट्स, वहां पर फैमिली और भी जो अन्य लोग हैं यहां पर टहलने और थोड़ा रेस्ट करने के लिए आते हैं यहां पर। लेकिन यहां का मैं आपको दृश्य दिखा दूं कि यहां पे असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है वह आए दिन लगातार बढ़ते जा रहा है। और सबसे पहले जो दृश्य दिखाने को काफी है वह इसके पीछे का दृश्य है जहां पर शराब के नशे में जो व्यक्ति है वह सोया हुआ है। यहाँ पर जो शेड्स बनाए गए हैं वह इसलिए बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर लोग आराम कर सकें, धूप से राहत पा सकें। लेकिन इस तरीके के दृश्य के साथ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुर्सियां खाली हैं, मतलब यहाँ पर कोई बैठना नहीं चाहता। लगातार जिस तरीके से शहर में क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं, जहां पर शराबियों के मामले बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय लगातार यहां पर बना हुआ है। इसी तरीके से राजधानी के अनेकों गार्डन हैं जहां पर जैसे ही शाम होते हैं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगता है। ऐसी चीजें होती हैं जिसकी भनक तक पुलिस को नहीं है। हम आपको राजधानी के अलग अलग इलाकों से ऐसे ही कुछ खबरें दिखाएंगे।
ऐसे ही कुछ खबरें आपको हम राजधानी रायपुर के अलग अलग दृश्यों से दिखाएंगे। देखिए हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में नशे के बढ़ते चलन से लोग परेशान हैं। सरकार ने भी इस बात को गौर किया है और व्यापक जन जागरण अभियान चलाने का फैसला किया है। बहरहाल शहर के तमाम गार्डन का चक्कर लगाएं तो शायद ही कोई गार्डन होगा जहां असामाजिक तत्वों की पहुंच न हो। यहाँ नशाखोरी के अलावा जुआ खेलते भी बदमाश मिल जाएंगे। इनसे गार्डन को सुरक्षित रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं इन उद्यानों में कैसा माहौल है और यहाँ आने वाले लोग क्या कहते हैं। यहाँ है ना बिल्कुल शराबी जमारी आते हैं हमारे से, कई एक दो बार विवाद भी होगा। मैं भी फैमिली लेके रात को आता हूँ तो यहाँ पर देखा कि सब जुआरी सब लूडो वूडू कैसे पैसे से लगाते हैं, शराबी बैठे रहते हैं, शराब की बोतल ले लेके बैठे हैं। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, जनता की, पब्लिक की और अपने लेडीजें जो आती हैं उनकी कोई यहाँ पर सुरक्षा करे कोई नहीं। एक दो बार मुझसे भी बहस हुई है। पड़े रहते हैं यहाँ, हम तो डेली वाले हैं ना यहाँ के, डेली हम फैमिली लेके आ नहीं सकते यहाँ पर इतना ज्यादा है। यहाँ 2 साल पहले मर्डर भी हो चुका है। सब गंजेड़ी नशेड़ी सब बैठे रहते हैं यहाँ पर। जहां एक और इन अपराधियों और शराबियों के आने जाने के कारण लोग परेशान हैं, वहीं सबसे बड़ा विषय यह है कि यहां से सुरक्षा और पुलिस दोनों नदारत है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किसके संरक्षण में यह सारी गतिविधियां हो रही हैं। आखिर क्यों निगम गार्डन की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और पुलिस नशेबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। रायपुर से लगे धरसीवा में उद्योगपतियों की मनमानी सामने आई है, जहां भारी बारिश के बीच श्री रियल इस्पात प्रबंधक ने ठेकेदारी में काम कर रहे 60 मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यही नहीं, भारी बारिश के बीच मजदूरों से मारपीट कर उनका भोजन भी फेंक दिया गया और प्रबंधन ने मजदूरी भी नहीं दी है। घटना की सूचना जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों को मिली है तो सभी मौके पर पहुंचे और श्रमिकों की मजदूरी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। अंत में उद्योग प्रबंधन को झुकना पड़ा और श्रमिकों को 2 लाख मजदूरी का भुगतान भी करना पड़ा, जिसके बाद सभी मजदूर अपने राज्य मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। लेकिन बड़ा सवाल यही आ रहा है कि उद्योग को इतनी मनमानी के लिए आजादी कहां से मिल रही है और अभी तक इस मामले में अफसरों ने कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की है। क्या मजदूरों को सम्मान से जीने का हक नहीं है? सवाल तो बहुत है। देखते हैं जिम्मेदारी की नींद कब खुलती है। और जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पर श्रमिकों को बाहर प्लांट के बाहर भगा दिया गया है, उनका सामान फेंक दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी यहाँ पर उद्योगपतियों के सामने कहीं ना कहीं कमर तोड़ती हुई नज़र आ रही है। और जैसे कि यहाँ महिलाएं भी है और बरसते हुए पानी में इनको 1 महीने 1.5 महीने का पेमेंट दिए बिना बाहर कर दिया गया है। कि कहीं ना कहीं एक जो व्यवहार है उसको कहीं ना कहीं कुचलने का काम उद्योगपतियों द्वारा किया जा रहा है। मैं यहाँ चरौदा पुल के पास गुजरा था, देखा कि पूरे मजदूर लोग अपने पूरा बोरिया बिस्तर के साथ, बर्तन के साथ पुल के नीचे ट्रक को हाथ मार रहे थे। मैंने पूछा क्या तकलीफ है? ये लोग बताया कि शिव रियल जो कंपनी है, इनका मालिक और इनका ठेकेदार इन लोगों को लगभग 1-1.5 महीने तक काम करवा रहे हैं। और काम करवाने, कंपनी बंद जब हुआ, काम करवाने के बाद कंपनी बंद हुआ 2-4 दिन, तो इनको ऐसी भूखे प्यासे बिना वेतन दिए ऐसे उनके बर्तन कपड़े जिस हालात में थे उस हालात में लात मार के भगाए। हम खाना खा रहे थे, मालिक गया, बर्तन खाना सब बाहर फेंक दिया। इसके बाद हम आ गए बैग वैग रख के, बर्तन पानी बरस रहा। पेमेंट मिल गया है और बिना पेमेंट को धक्के मार के भगा रहे हैं, गाली माँ बहन की गाली करके। चलिए बात दुर्ग की कर लेते हैं, जहां बाईपास रोड पर स्थित टोल प्लाजा पर मंगलवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पासिंग वाहनों से की जा रही वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ भी की। दरअसल टोल प्लाजा में 7 पासिंग वाहनों से कई सालों से टोल वसूली शिवनाथ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा की जा रही है। इस वसूली के खिलाफ जिला कांग्रेस अध्यक्ष भिलाईकेश चंद्राकर के द्वारा विरोध प्रदर्शन के लिए आमजनों से आह्वान भी किया गया। उनकी मांग है कि स्थानीय वाहनों और जिले वासियों के वाहन को टोल फ्री किया जाए।
कांग्रेस जिंदाबाद। यहाँ के सारे स्थानीय लोगों को CG07 वालों को 4 पहिया वाहन को पूरा टोल लिया जा रहा है। हम जो है संपूर्ण देश भर में, जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल जानकारी उसके हिसाब से सारे जगह स्थानीय लोगों को फ्री दिया जाता है। हम लोगों ने शांतिपूर्वक जरूरत से और पत्र के माध्यम से उन लोग को अनेकों बार रिक्वेस्ट किया, अनेकों बार ये किए, बट इन लोग मान ही नहीं रहे हैं। दुर्ग भिलाई के हमारे नेताओं ने और हमारे नागरिकों ने टोल फ्री वालों से निवेदन किया था कि भाई आप टोल फ्री कर दें CG07 जो दुर्ग भिलाई पासिंग है RTO से। इन्होंने कहा कि भाई हम कर देंगे करते करते आज कितने लंबा समय बीत गया। हम लोग भी सिधाई में रहते हैं, कांग्रेसी लोग सिधाई में रहते हैं। सिधाई का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सिधाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो आज सबके मन में यह आक्रोश, अब धीरे धीरे आक्रोश बनता है, आक्रोश बन गया कि कुछ हो नहीं रहा है तो हमको आंदोलन करना चाहिए। तो बात करने के लिए आए थे लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। सूचना मिली यहाँ पर कुछ शहर के लोग उपस्थित हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, उस पर हम अपना बल लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी भी आए हुए हैं। उनकी जो मांगे थी वो शायद पूरी हो गई हैं, अभी उनसे वार्ता हो रही है, आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। इधर पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल रायपुर स्थित अनुपम गार्डन राजकुमार कॉलेज के पास बनाए जा रहे यूथ हब ग्रीन कॉरिडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने हेतु राजेश मूणत द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह यूथ हब ग्रीन कॉरिडोर डेवलपमेंट प्लान 2011 रिवाइंड प्लान 2021 के विरुद्ध था। हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई के दौरान बताया गया है कि यूथ हब ग्रीन कॉरिडोर का कार्य मई 2023 में पूर्ण हो चुका है। इस आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते बिलासपुर का बड़ी खबर। मां बेटी समेत 3 आदिवासी महिलाएं लापता। परिजनों ने रतनपुर थाने में शिकायत की है और 2 जून से लापता बताई जा रही है। सभी तलाश में जुटी है पुलिस। रतनपुर थाना के कुमड़ा खोल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। तलाश में पुलिस भी जुटी हुई है। रतनपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मां बेटी समेत 3 लोग लापता है। परिजनों ने रतनपुर थाने में शिकायत भी कराई है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर, 2 जून से लापता बताए जा रहे हैं सभी और तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर निकलकर बिलासपुर से इस वक्त की आपको बता दें, रतनपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर, मां बेटी समेत 3 आदिवासी महिलाएं लापता है और सभी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। परिजनों ने रतनपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। 2 जून से लापता बताए जा रहे हैं सभी आदिवासी महिलाएं बताई जा रही है और मां बेटी समेत 3 महिलाएं जो हैं आदिवासी महिलाएं हैं वो लापता है। 2 जून से लापता महिलाएं बताई जा रही हैं। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों ने रतनपुर थाना क्षेत्र में शिकायत भी दर्ज कराई है। 2 जून से सभी महिलाएं गायब है। तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सवाल उठता है कि 2 जून से ये गायब है, महिलाएं आखिर गई कहाँ हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है। आज तारीख की बात करें तो 27 जून हो रही है और माँ बेटी समेत सभी लापता बताए जा रही हैं। 2 जून से लापता है आदिवासी महिलाएं हैं और तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। इधर फिल्म एक्टर और समाज सेवी सोनू सूद से मदद की आस महंगी पड़ गई है। उससे भी दुखद बात यह है कि इसका शिकार वो महिला हुई है जो महीनों से सरकार से अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर धरना दे रही है। आपको बता दें कि दिवंगत शिक्षा कर्मियों की पत्नियां अनुकंपा नियुक्ति के लिए पिछले 3 से 4 महीने से धरने पर है। इस संघर्ष के बीच अनुकंपा नियुक्ति समिति अध्यक्ष माधुरी मृगे 50,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। दरअसल धरने में सोनू सूद के शामिल होने और मदद के लिए ट्विटर से संपर्क करने की बात पर शातिर ठगों ने महिला के खाते से 50,000 रुपए उड़ा लिए। इस मामले पर INS 24/7 ने उसी नंबर पर बात की जिस नंबर से महिलाओं से ठगी की गई। उस नंबर पर जिस व्यक्ति ने बात की वह ये दावा कर रहा है कि वह सोनू सूद फाउंडेशन से और तकनीकी दिक्कतों की वजह से महिला के खाते से पैसे गलती से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं और रात में
12 बजे से पहले इन महिलाओं को वापस पैसे मिल जाएंगे। साथ ही रिपोर्टर के सवालों पर यह भी कहा जा रहा है कि आप अपने स्तर पर जांच करवा लीजिए, हम रात में 12 बजे तक पैसे वापस कर देंगे। हाँ, कहाँ से बात करें सर आप? अच्छा सर, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ INH न्यूज हरिभूमि से, रायपुर से। सर, अनुकंपा संघ की महिलाओं का ये कहना है कि आप लोगों ने उनसे 50,000 रुपए ठग लिए। नहीं, ठगा नहीं है, वो सर्वर डाउन की तरफ से हुआ था, वो उनको बता दिया हूँ कि 12 बजे से पहले चल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो सर 12 उसको बोल दिया हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनिए, ऐसा तो नहीं होता है कि सर्वर डाउन होने की वजह से पैसा आपके खाते में? देखिए उसका अकाउंट से गया, निकल गया, उसको बोल दिया हूँ 12 बजे से पहले नहीं जाएगा, उसके बाद आप हमको बोलिएगा, ठीक है? उसके अकाउंट में 12 बजे से पहले चल जाएगा, उसके बाद टेंशन मत लीजिए, निश्चित रहे। कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, टोटल अमाउंट 12 बजे से पहले नहीं जाएगा तब बोलेगा, ठीक है? वो जितना हेल्प के लिए बोला था उतना भी आपको मैं यहाँ से देखिए बेनिफिशियरी कर दिया हूँ, ठीक है? बेनिफिशियरी करने में टाइम लगता है, ठीक है? टाइम वो होगा और आप उसका अकाउंट में चल जाएगा, ठीक है? सर, मेन बात यह है कि अगर कोई मदद मांग रहा है तो उसके सर्वर डाउन होगा तो पैसे आपके खाते में चले जाएंगे। मेरे खाते में नहीं आया मैम, आप जांच कर लीजिए पहले अच्छे से। 12 किसी का खाते आ जाएगा पैसा, इस चीज की गारंटी है? गारंटी है मैम। ठीक है, तो अभी हम खबर को रोके हुए हैं, अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर हम यहाँ की पूरी मीडिया में चला देंगे। इधर बस्तर से उड़ने वाली एकमात्र विमान सेवा की आवाजाही पर विराम लग गया है। खराब मौसम के चलते सोमवार को हवाई सेवा को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि ये विमान हैदराबाद से जगदलपुर और जगदलपुर से राजधानी रायपुर के लिए उड़ान भरता था। विमान के मुसाफिरों को कंपनी के द्वारा जानकारी के साथ साथ टिकट के पैसे भी वापस कर दिए गए हैं। विमान की आवाजाही नहीं होने के कारण हवाई अड्डे में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। हो रही लगातार बारिश के चलते एयरलाइंस जो एयर सेवा है वो आज दिन भर के लिए रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हैदराबाद से जो प्लेन यहाँ जगदलपुर आने वाला था वो भारी बारिश के चलते वहाँ से नहीं उड़ सका। आप देख सकते हैं ये दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर की है, जहाँ सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। कारण यही है कि कोई भी यात्री यहाँ पर नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो यात्री है जिनके टिकट करवाया गया था उनका भी टिकट रिफंड किया गया। तो निश्चित रूप से आज भारी बारिश का असर है। सर ये बताइए आज का शेड्यूल क्या रहा है यार आने की? फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनके जो यहाँ हैं टर्मिनल के लोग, उनसे बात विचार करके आज जो भी समस्या का समाधान वो लोग कर रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि बस्तर में इस समय भारी बारिश का असर देखा जा रहा है। कारण यही है कि जो एयरलाइंस एयर सेवा है आज पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हालदार, INH न्यूज जगदलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।